मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। हम लोग ने कल जो अपनी क्लास स्टार्ट करी थी उसके अंदर हम लोगों ने बहुत बेसिक बात करी थी स्टार्ट, राइट। हम लोगों ने अपने क्या देखा था, चैप्टर के सब्जेक्ट के बारे में समझा था हम लोगों ने कि कैसे इसको डिवाइड किया गया है और क्या क्या चीजें हमें इसमें पढ़नी है। और कल जो हमने शुरू किया था वो बहुत बेसिक चीज पढ़ी थी, स्टार्ट करी थी। क्या देखा था हम लोगों ने कि लॉ मेकिंग की पावर कहाँ से हमें जनरेट होती है, एक्चुअली लॉ होता क्यों है, क्यों बनाया जाता है, क्या होता है, रीजन क्या होते हैं लॉ बनाने के, हमें क्या चाहिए। सबसे पहले आप कोई सा भी एक्ट, नॉट ओनली द कंपनीज एक्ट, एनी एक्ट अगर आप देखोगे तो उसके जो स्टार्टिंग में ही लिखता है वो क्यों दिखता है कि किसी सेफ्टी पर्पस से बनाया गया है, राइट। जैसे कल हम लोगों ने मोटर व्हीकल एक्ट देखे थे तो उसके अंदर क्या सेफ्टी क्या थी, क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत होने लग गए थे। वहीं अगर मैं इसको कहाँ पे कवर करना चाहूँ, कंपनीज एक्ट में लेके जाओ, तो यहाँ क्या एक्सीडेंट तो होना नहीं है, तो फिर क्या हो रहा होगा, कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड हो रहा होगा या कुछ ना कुछ हो रहा है। यानी एक्चुअली जो तरीके से उनको काम करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं कर रहे होंगे, राइट। यानी उस चीज को सेव करने के लिए और नो डाउट कहीं ना कहीं और अदर बेनिफिट जनरेट करने के लिए क्या किया जाता है, कोई भी एक्ट लाया जाता है। और कोई एक्ट कैसे लाया जाता है, बेसिकली अगर हम बात करें, ठीक है, कैसे, पार्लियामेंट डिपेंड्स वो कैसा है, अगर वो सेंट्रल लेवल पर है कि वो स्टेट लेवल पर आ रहा है। अगर वो सेंट्रल लेवल पे होता है तो कहाँ पास होता है, पार्लियामेंट में पास होना चाहिए, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, राइट। दोनों हाउसेस के अंदर वो पास होना चाहिए और देन उसके बाद उसको क्या मिलनी चाहिए, प्रेसिडेंट की असेंट। ये कौन सा हुआ, ये हमारा सेंट्रल लेवल का। वहीं अगर हम किसकी बात कर लेते हैं, स्टेट लेवल की बात करते हैं, तो किससे आनी चाहिए हमें, जो स्टेट लेजिस्लेचर है हमारा, राइट, वहां पे हमका क्या होना चाहिए, दोनों हाउसेस में सेम वहां पे भी पास होना चाहिए। और किसकी मिलनी चाहिए असेंट, गवर्नर की। जैसे वहां प्रेसिडेंट करते हैं, हमारे गवर्नर रूल कर रहे होते हैं, तो गवर्नर की असेंट मिलनी चाहिए। तो जैसे ही बनती है तो ये बन जाता है एक्ट। अब बेसिक अगर मैं बात करूं, क्योंकि जैसे अगर मैं दिखाऊंगी आगे तब भी दिखेगा कि अगर हम लोग बात करते हैं क्या, कि मैंने बोला कि बोथ हाउसेस के अंदर आपके क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए, यही है। अब देखो अलग अलग डेट मिलती है हमें, हमारी लोकसभा की डेट अलग होती है, हमारी राज्यसभा की डेट अलग होती है, हमें जो क्या होता है, प्रेसिडेंट से पास होता है वो एक अलग डेट होती है, और एक ऑफिशियल गैजेट में जब वो पब्लिश होता है, ये सब डिफरेंट अलग अलग डेट होती है। तो मैम ये अगर हम कब देखें, क्योंकि अभी हम दिखाऊंगी मैं आपको, ये डेट बिल्कुल डिफरेंट है, ये डेट बिल्कुल डिफरेंट है, ये डेट डिफरेंट है और ये डेट डिफरेंट है, चारों अलग अलग होती है। अगर एक ही ईयर में ना, तब तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा है हमेशा एक्ट के बाद ना केवल ईयर का नाम दिखता है हमको, क्या कभी भी हमें ये दिखता है क्या कि किस दिन मतलब पास हुआ या क्या नहीं। नॉर्मली नो डाउट हम लोग ये दो डेट्स फिर भी देखते हैं, जैसे अभी मैं करवाऊंगी कंपनीज एक्ट में ऑल द डेट्स कोई मैटर नहीं करता, फिर भी क्यों लेके आ रही, क्योंकि क्या हमारा एमसीक्यू पैटर्न स्टार्ट हो गया है क्या, राइट। तो यहाँ पे बाकी जितनी डेट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन ये दो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट मैं बोल सकती हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि कब हमारे प्रेसिडेंट से असेंट मिली हमको और कब ऑफिशियल गैजेट में वो पब्लिश हो गया, राइट। बाकी एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। बट बात आती है कि सपोज अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे मैं सिर्फ कंपनीज एक्ट की नहीं, मैं बेसिक बात करती हूँ। सपोज ये थी 2017, ये है 2018, ये है 2018 और ये है 2018, ठीक है। अब मैं कौन सी डेट करूं, चेंज हो गई क्या डेट मेरी, यहाँ पे ईयर चेंज हो गया ना मेरा, तो यहाँ पे कौन सा ईयर आना चाहिए, कोई बताएगा मुझे, 2018 एक बार, ठीक है। अब अगर मैं ये बात कर दूं तो अब बोलो, स्टिल 18, आंसर इज नो। मैटर करता है जब दोनों हाउसेस में पास होके निकल जाए, राइट। इससे कोई मैटर नहीं कर रहा है प्रेसिडेंट ने असेंट कब दी कब नहीं दी है, राइट। हमेशा आप देखना, क्योंकि अभी मैं आपको सेम चीज दिखाऊंगी, क्यों, क्योंकि अभी कंपनीज एक्ट 2013 आया, हम लोग अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं क्या, राइट, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी क्यों 30 आया, क्योंकि उससे पहले वाला चल रहा था ना, नीट क्यों पड़ी 2013 की, हम वो देखेंगे। एंड देन उसके बाद भी अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, क्योंकि हमने वो बनाया ही इस तरीके से है कि इन केस अमेंडमेंट आए तो बहुत इजीली इनकॉर्पोरेट कर ले, तो राइट। तो हमारे पास आपको दिखाओगी मैं क्या हो रहा है, 2000 कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, 17, 19, 20 ऐसे आए जा रहे हैं, 22 ये आए जा रहे हैं हमारे पास, इट बट स्टिल वी आर सेइंग
एक्ट 2013, क्योंकि वो अमेंडमेंट के रूप में आ रहा है, प्रॉपर एक्ट नहीं बदला अभी भी हम लोगों ने, राइट। बस हम लोग उसमें वो अमेंडमेंट, क्योंकि इतना प्यारा तरीके से ड्राफ्टिंग है कि वो इजीली इनकॉर्पोरेट हो पा रहा है उसके अंदर। तो हम तब देखेंगे कि कई जगह ना आपको ये दिखेगा ये तो ईयर है, लेकिन जो प्रेसिडेंट की असेंट हुई, सपोज ये 31 दिसंबर को हुआ है, तो ऑब्वियसली 1 जनवरी उतरेगा ना, पर ईयर चेंज हो गया क्या, तो भी कब माना जाता है, जब भी जिस भी ईयर के अंदर क्या होता है, वो पास हो जाते हैं दोनों हाउसेस से, जो ईयर होता है। तो मैं ये बेसिकली बोल सकती हूँ जो लास्ट ये वाला ईयर होगा, अगर दोनों का सेम है तो है ही, अगर डिफरेंट है तो जिस दिन दोनों हाउसेस से पास होके निकल गया ईयर, वो माना जा रहा होता है, राइट। क्योंकि समटाइम्स बच्चों को ये डाउट आता है, जब सेम चल रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं होती, जब ये दिखता है ना प्रेसिडेंट की असेंट तो यार बाद में मिली थी, लेकिन स्टिल, जैसे अगर हम बोले नेगोशिएबल एक्ट की बात करते हैं, 1881 था क्या, है ना, आप लोग फिर 18, क्योंकि दोनों में पास होके निकलना चाहिए ना, तो यहाँ तो 18 तक ही पहुंचा ना वो, तो कोई मैटर नहीं कर रहा होगा, राइट। तो यानी ये क्या कह सकते हैं हम लोग, जब दोनों से निकलेगा, तो दोनों से जिस दिन भी निकलेगा वो वाला ईयर होगा। ऐसे ही मैं अगर आपको बात करूँ क्या, कि 81 हम बोलते हैं हमेशा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881, जबकि अगर आप उसकी एप्लीकेबिलिटी देखोगे, वो आपकी है 1 अप्रैल 1882 से, इधर 1 अप्रैल और 1 मार्च, दोनों में से कोई सी एक है ना, और वो कब से है, 1882 से है। तो वो क्यों डिफरेंस किया, जबकि 81 होना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि हम क्या देखते हैं, जिस दिन भी राज्यसभा में से निकल के आ रहा है, दोनों पार्लियामेंट हाउसेस में से पास हो गया, वो ईयर हम लोग मान के चल रहे होते हैं। ये चीज समझ में आ गई, बहुत बेसिक सी चीज थी, राइट। कल हम लोगों ने ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखी थी, क्या कि क्या किसी भी लॉ को हम लोग देखें, लॉ ऑफ लैंड जिसे हम बोलते हैं, कि अगर हम मीनिंग देखें किसी भी चीज को, से क्या एक्ट इज मोर देन सफिशिएंट होता है क्या पढ़ना, आंसर इज नो। केवल एक्ट बने होने में हम कंपनीज एक्ट 2013 बोलते हैं कि अब इस, लेकिन क्या आपके सब्जेक्ट का नाम कंपनीज एक्ट है क्या, सब्जेक्ट का तो नाम क्या है, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, ये है। यानी पूरा लॉ समझना है क्या हमको, क्योंकि सिर्फ एक्ट इज नॉट मोर देन सफिशिएंट, राइट। तो हमको उसके साथ भी कुछ सीखे चलना पड़ा था क्या, कंपनीज के एक्ट के साथ में हमें क्या पढ़ना था, रूल्स पढ़ने होंगे। तो एक्ट हमने देखा था कौन बना रहा होता है, अगर हम एक्ट बात करते हैं तो ये कौन बनाता है, पार्लियामेंट बना रहा होता है। वहीं हमने रूल्स देखे थे क्या, रूल्स कौन बनाता है, हम, हाँ बिल्कुल, हमने देखा था कि रूल्स क्या होता है, अगर एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या होता है, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, यानी आप रूल्स में देख लो इसके बारे में और बातें। तो रूल्स की पावर किसको दी है, जो भी उस टाइम पे गवर्निंग आपकी गवर्नमेंट होगी, गवर्निंग गवर्नमेंट मतलब इन सेंस गवर्नमेंट बदलती रहती है क्या, अब एक वो थोड़ी होता है एक राज की भाई ये है तो यही चलेगा, कभी कांग्रेस दिखती है तो कभी बीजेपी दिखती है, हो सकता है कोई और भी आ जाए, राइट, कोई भरोसा नहीं है। तो नॉर्मली इन्होंने बोल दिया है कि रूल कौन बना रहा होगा, अगर स्टेट लेवल पे है तो एसजी और सेंट्रल लेवल पे है तो सीजी। तो रूल्स की बातें भी समझ में आ गई। फिर हम लोगों ने क्या ऑर्डिनेंस जैसा वर्ड भी सुना था क्या, राइट, कि ऑर्डिनेंस भी होता है। अब ये ऑर्डिनेंस क्या था, जब कौन सी सिचुएशन आती है, इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, राइट, इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, यानी वो इतना इंपॉर्टेंट मैटर है कि क्या नहीं रुक सकता, प्रेसिडेंट रुक ही नहीं सकता है कि पार्लियामेंट का सेशन रन करने के लिए। यानी दो कंडीशन, एक तो इमरजेंसी सिचुएशन होगी और पार्लियामेंट रन नहीं कर रही है आपकी, या फिर अपन अपनी कौन सी बोल देंगे, स्टेट लेजिस्लेशन बोल देंगे, वो आपका रन नहीं कर रहा होगा, बट वो मैटर इतना इंपॉर्टेंट है कि यू कैन नॉट डिले। तो क्या करता है प्रेसिडेंट, सिर्फ अपनी एसेंट से, यानी ऑर्डिनेंस कौन करता है, ये कह सकती हूँ ना कि वो प्रेसिडेंट पास कर रहा होता है। फिर उसके अलावा क्या मैंने रेगुलेशंस की भी बात करी थी क्या, कि क्या होता है, हमें कुछ रेगुलेशंस की बात करनी होती है, जिसमें आपके लिए सबसे मेन कौन सी होती है, सेबी की गाइडलाइंस जो होती है, सेबी की एलओडीआर रेगुलेशन, सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशन। एलओडीआर क्या है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन होती है, आईसीडीआर क्या है, इनिशियल डिस्क्लोजर वगैरह जो भी आपको रिक्वायर्ड रहता है। तो ये आपको कहाँ पड़ेगा, जैसे अगर आपने का जो है मॉड्यूल 2 के अंदर
राइट, कौन सॉरी ग्रुप के अंदर, ग्रुप 2 के अंदर आपका कौन सा है, एक सिक्योरिटीज लॉ वाला सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर सेबी की गाइडलाइंस ही दिख रही होगी आपको। तो कुछ कुछ, सारे नहीं बोलूंगी, कुछ कुछ गाइडलाइन हमको यहाँ पे भी पढ़नी पड़ रही होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंपनी लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों हो सकती है ना, तो एटलीस्ट लिस्टेड के लिए तो काम आ ही रहा होगा, जहाँ पे हम लोग पूरी गाइडलाइंस पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ किसके लिए पढ़ेंगे, लिस्टेड कंपनी के लिए बात कर रहे होंगे। तो हमें किसकी होती है, अगर हम रेगुलेशंस की बात करते हैं तो रेगुलेशन कौन करेगा, गवर्निंग बॉडी जो भी होगी हमारे, राइट। तो ये हर एक्ट की अपनी अपनी हो सकती है, राइट। उसके अलावा हमने बात करी थी कोई भी नोटिफिकेशन एंड ऑल कुछ भी आ रहा होता है, तो नोटिफिकेशन में बेसिकली हमने अमेंडमेंट की ही बात की थी क्या। तो अमेंडमेंट भी कैसे आते हैं, सेम यहीं से आ रहा होता है, बस वो एक्ट ना बन के वो क्या कहला रहा होता है, अमेंडमेंट कहला रहा होता है। तो यानी हमें अमेंडमेंट की भी बात हम यहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक्ट एज वेल एज अमेंडमेंट भी बोल दूं मैं, है ना, सेम पार्लियामेंट में जिस तरीके से काम होता है एज इट इज काम हो रहा होता है। ठीक है, फिर हमने क्लैरिफिकेशन देखी थी, क्लैरिफिकेशन एमसीए निकाल रहा होता है। यानी क्यों निकालता है, क्लैरिफिकेशन क्या थी कि अगर मान लो किसी बात का इंटरप्रिटेशन कोई और कुछ निकाल रहा है, इंटरप्रिटेशन कोई और कुछ निकाल रहा है, और इंटरप्रिटेशन कोई और कुछ निकाल रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट सब अपने मतलब से उसका तरीका समझ रहे हैं। तो क्या करेंगे, सब जब डाउट क्लियर होना नहीं हो रखे होते तो प्रॉपरली क्या इस चीज को लेके क्लैरिफिकेशन निकल जाती है कि भाई इस बात का इंटरप्रिटेशन इसी तरीके से निकलना चाहिए, कि आप सब अपने अपना छोड़ो, एग्जैक्ट हम ये बात बोल रहे हैं ये मान के चलो। क्लियर। तो एक हमको क्या क्लैरिफिकेशन में मिलता है, यहां तक की ही बात करी थी कल हम लोगों ने। एक उसके अलावा आता है, हम लोगों ने कई बार केस लॉस का रेफर किया है क्या, है ना। तो वे केस लॉ कैसे होते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं, जो हमने ये पहले भी बात की हुई है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो इसके ऊपर लेते हैं। क्यों? क्योंकि किससे बात करते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात करते हैं। बेसिकली जैसे आज मान लो कोई भी प्रॉब्लम हुई, सपोज किस में, आज मुझ में और अक्षय सर के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई, इज द ओनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, राइट। अगर उनमें और में प्रॉब्लम हुई, उस चीज से क्या सबको इम्पैक्ट होने वाला है क्या, होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ, तुम लोगों को, मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे, राइट। क्यों? अगर मैं सपोज बीच में छोड़ के जा रही हूँ वोट एवर कुछ भी, आप लोगों को इम्पैक्ट होगा ना, और किसी को होगा क्या, नहीं ना। क्या मैं ये पूरा बोल सकती हूँ आईसीएसआई के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब पे इम्पैक्ट आ जाएगा क्या, नहीं ना। तो यानी क्या ये ऐसा मैटर करता है जो सब पे इम्पैक्ट लेके आएगा, नहीं। लेकिन कोई ऐसा डिसीजन आता है जो सब पे इम्पैक्ट डाले। अब जैसे अगर मैं बात करूं, कोई सब इम्पैक्ट आए क्या, कि हम लोग कोई कंटेंट ही हटा रहे हैं, अब वो क्या सिर्फ पर्टिकुलर ज्ञान सागर के स्टूडेंट्स के लिए होगा या होल आईसीएसआई स्टूडेंट्स के लिए, होल, दैट इज कॉल्ड कि ऐसा जजमेंट जो सब पे इम्पैक्ट डाल रहा हो, राइट। सिलेबस जैसे चेंज हो गया, सब पे इम्पैक्ट आया इसका, राइट। कि हमको पहले पता था कि, है ना, हम लोग सोचते अरे वाह प्रैक्टिकल चलो बढ़िया, एमसीक्यू है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ये नहीं करना, बट अब क्या हो गया, साफ साफ हो गया कि वो एमसीक्यू नहीं रहे, अब वो आपको प्रॉपरली सब्जेक्टिव की तरह आ गया। वही यहाँ पे हो गया क्या, 20% एमसीक्यू मिलने शुरू हो जाएंगे अब आपको। तो ये क्या चेंजेस, सब पे इम्पैक्ट आ गया ना अब इस चीज का। तो दैट इज कॉल्ड ऐसे जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात करते हैं ये। यानी ऐसे जजमेंट जो क्या होता है होल ऑफ द वर्ल्ड, जैसे अगर मैं बोलूं रेप्स तो पहले भी हो ही रहे थे ना, बट निर्भया का केस इतना बड़ा केस हो गया जिसके लिए लिखेगा क्या कि ऐसी चीज तो भाई भयानक ही है, ऑब्वियसली भयानक तो पहले भी थी ना, बट स्टिल कोई रेमेडी थी क्या हमारे पास में इसके रिगार्डिंग, नहीं। लेकिन अब वो क्या हो गया, जजमेंट ऐसा आ गया जिसको हर जगह रेफर किया जाने लगा, राइट। फिर उसके रिगार्डिंग प्रॉपरली एक्ट भी बन गया क्या, यानी कोई ऐसा जजमेंट जो बाकी चीजों पे इम्पैक्ट डाल दे, तो हमको साथ में क्या करना पड़ता है, उनको भी रेफर जो किया जा रहा होता है वो कवर करना होता है। ये चीज समझ में आ गए। यानी लॉ को समझने के लिए क्या हमें इन सारी बात, ये क्या हुआ, सारे क्या, लॉ को कोई ना हो तो अभी वापस एक बात हुई, लॉ को समझने के लिए क्या करना होता है, हमें इन सारी बातों को एक साथ पढ़ना होता है।
इसमें कोई डाउट? तो आगे कंटिन्यू करें हम लोग को जो लिखना था। कौन सा चैप्टर? अभी बेसिक इंट्रोडक्शन वाले। ये एक्चुअली ना क्या है, एज सच मैं ये नहीं कहूँगी कहीं पे भी अभी तक कोई मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है। अभी तक मैं सिर्फ बेसिक बातें कर रही हूँ। बेसिक क्यों? क्योंकि देखो आप क्या बन रहे हो, एक आप ऐसे प्रोफेशनल बन रहे हो जिनको हमेशा लॉ से घिरे रहना है। तो एटलीस्ट आपको ये तो नहीं है ना कि आपने स्टडी करी और बात खत्म हो गया। हमको एक्चुअल इंटरप्रिटेशन तो समझ में आने लगे ना कि एक्चुअली कोई चीज क्यों है। यानी अगर आप किसी सामने वाले पर्सन के साथ चले जाओ और उसने एटलीस्ट कोई क्वेश्चन रेज कर लिया, कोई कॉमन क्वेश्चन, तो आपको पता तो हो उसका लॉजिक क्या है, कोई चीज किस तरीके से आ रही होती है या क्या है। फिर हम लोग अब जो जर्नी स्टार्ट करेंगे वो स्टडी से रिलेटेड कर देंगे। अभी कुछ बातें मैं बहुत बेसिक बेसिक बताऊंगी जो कहीं ना कहीं किसी भी एक्ट या लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो देखो हम लोगों ने वहां पे कल कहां तक कर लिया था, सर्कुलर तक की बात कर ली थी, सर्कुलर ऑर्डिनेंस की। ऑर्डिनेंस के बाद एक चीज और जोड़ लो, वो क्या है, उसी के अंदर एड ऑन कर लो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के राइट। और ये जजमेंट किस पे बेस्ड होते हैं? बेस्ड ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये समझ में आ गया किस पे बेस होके आते हैं? क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बेस होके आ रहे होते हैं। और समटाइम्स कुछ होते हैं ऑर्डर्स। ऑर्डर क्या होते हैं? पास्ट होते हैं बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। which shall apply on a particular person, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन पे लग रहा होता है। against whom it is passed। अब यहाँ पे हमारे लिए ए कौन आती है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, आरओसी, राइट। और वो ऑर्डर क्या पास करता है? पेनल्टीज वगैरह लगा देता है क्या? जैसे कंपनीज पे पेनल्टी वगैरह जो लगाया जाता है वो ये ऑर्डर पास करता है। ये पर्टिकुलर किसी एक कंपनीज के लिए हो सकती है या क्या है, जो हम पढ़ते हैं ना ये पेनल्टी इंपोज करी होगी या क्या है, और समटाइम फाइन पड़ा होता है। तो दोनों में अभी हम फर्क भी देखेंगे कि पेनल्टी और फाइन में फर्क क्या होता है। क्योंकि नॉर्मली ना हम लोग ये भी देखते हैं कि पेनल्टी और फाइन, कभी हमें पेनल्टी वर्ड दिखता है तो कभी हमें क्या वर्ड दिख रहा होता है? फाइन। तो एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है दोनों के अंदर, वो वाली चीज हो रही होगी। तो जैसे अगर मैं पेनल्टी बात करूं तो पेनल्टी कौन लगा रहा था? हमेशा एजुकेटिंग अथॉरिटी, मतलब हमारी जो भी ए होगी। तो हमारे केस में हम लोग आरओसी का नाम लेते हैं। वही पैनल वो फाइन कौन लगाता है? जो भी ट्रिब्यूनल्स होता है। तो हमारा ट्रिब्यूनल कौन है? एनसीएलटी होता है। ये कौन से होते हैं? लेस सीरियस जो होते हैं, मतलब इतने इंपॉर्टेंट वाली चीजें नहीं होते, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा वायोलेशन अगर आपने नहीं किया। और मैक्सिमम नॉर्मली 5,000 रुपए तक का होता है। वहीं अगर बात करते हैं किसकी, हम लोग फाइन्स की बातें करते हैं, तो क्या वो नहीं दिखता हमको 1 लाख से 5 लाख तक हो रहा होता है या क्या है? तो ये क्या दिख रहा होगा? ये फाइन नजर आते हैं जो एनसीएलटी इम्पोज कर रही होती है। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है किस किस के अंदर, रूल्स के अंदर और एक्ट के अंदर। कल हम लोगों ने पढ़ लिया क्या? ये एक्ट पढ़ लिया क्या क्या होता है? और हमने रूल्स भी पढ़ लिए क्या क्या होता है? एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट या फिर, तो कभी भी सिर्फ पार्लियामेंट नहीं कहेंगे हम लोग, और लेजिस्लेचर। वही रूल्स की बात करूं तो बिल्कुल सीजी या एसजी बना रही होती हैं। ये डिफिकल्ट है कि वो डिफिकल्ट है एक्ट बनाना? क्यों? क्योंकि भैया एक्ट में तो स्टेप्स हैं, जब तक हाउसेज ही पास नहीं कर रहे होंगे तब तक हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या होगा? डिफिकल्ट टू पास, और ये क्या है? इजी टू मेक।
बहुत इजीली बन जाते हैं क्योंकि अपनी ही गवर्नमेंट है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, बहुत इजीली बना लेंगे। ये इंडिपेंडेंट होता है, अगर एक बार बन गया तो किसी पे डिपेंड नहीं होता, जबकि ये किस पे होता है, डिपेंड्स ऑन एक्ट। जब तक एक्ट में पावर ही नहीं होगी तो क्या आप ये कर सकते हो क्या? नहीं, ये नहीं किया जा सकता है। ये पहले बनता है, और ये लेटर ऑन। इसमें अमेंडमेंट जो है वो भी डिफिकल्ट है क्योंकि सेम दोनों से पास होना चाहिए, और ये इजी टू अमेंड। इसमें किसी को भी डाउट? कहाँ लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हो? चले आगे। अब हम बात करते हैं किसकी, अथॉरिटी की। किसकी बात कर रहे हैं, अथॉरिटी। तो अब हमको किसके बारे में समझना है, मेन कंपनीज एक्ट के बारे में बात करना है। तो राइट, तो सबसे पहले देखते हैं हमारी अथॉरिटी कैसे रहती है। अथॉरिटी इन कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में कौन सी अथॉरिटी रहती है, तो इसको हम लोग 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहली अथॉरिटी तो होती है वो लेजिस्लेटिव होती है, दूसरी जो होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, एंड जो लास्ट होती है वो कौन सी है, जुडिशियल बॉडी। यही पढ़ा है हम लोगों ने। ये लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या होता है, लॉ बनाना और उसमें अमेंडमेंट भी लेके आना, टू मेक लॉज, टू मेक लॉ एंड अमेंडमेंट वगैरह लेके आना कोई भी चीज। एग्जीक्यूटिव बॉडी का क्या काम है, ये जितने भी लॉज या अमेंडमेंट बने हैं उनको क्या कराना, इम्प्लीमेंट कराना, यानी इम्प्लीमेंटेशन का काम इसी का होगा। और हमारे केस में कौन सी आएगी यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव बॉडी। अगर यहाँ पे लेजिस्लेचर की बात करते हो, ये तो कौन हो गया, पार्लियामेंट। हमारे लिए ये कौन सी होगी, इंप्लीमेंट कौन कराता है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, राइट। तो हमारे लिए कौन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आ रहा होता है। और वहीं अगर मान लो कोई भी इन चीजों में क्या हो गए हैं, डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा, जुडिशियल अथॉरिटी, यानी कौन बोलेगा, ट्रिब्यूनल्स एंड कोर्ट्स। हमारे लिए कौन है ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी। अगर मैं एनसीएलटी से एग्रीव्ड हो जाती हूं तो मैं कहां जाऊंगी, एपेलेट ट्रिब्यूनल्स के पास में। किसके पास जाएंगे, यानी ये कौन करता है हमारे लिए, ट्रिब्यूनल, राइट। तो हमारे लिए ट्रिब्यूनल एनसीएलटी हो गया। अगर किससे है, ट्रिब्यूनल से क्या हमें एग्रीव्ड है, यानी हम लोग इसके डिसीजन से खुश नहीं। अब हम में कौन हो सकता है, कोई भी पार्टी हो सकती है, या तो कंपनी हो सकती है, या फिर खुद एमसीए वगैरह भी हो सकते हैं, राइट। तो ये अगर है तो वो कहां जाएंगे, एपलेट अथॉरिटी के पास। और हमारी एपलेट अथॉरिटी कौन सी है, एनसीएलएटी, जिसे अपन बोलते हैं एपलेट अथॉरिटी। इसमें कोई डाउट?
अब एमसी तो एक डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा, मतलब एक पूरी मिनिस्ट्री है, तो क्या वो खुद से रन कर सकता है? क्योंकि गवर्नमेंट ने तो क्या बोल दिया आप देख लो, पर क्या वो अकेले ही सारे काम देख सकता है? आंसर इज नो। तो इसके अंदर कौन आता है? इसके अंडर में नीचे कौन आएगा? रीजनल डायरेक्टर्स। कौन आएगा? रीजनल डायरेक्टर। जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? आरडीज के नाम से जानते हैं। और आरडीज के जो नीचे काम कर रहे होते हैं वो काम कौन करते हैं? दो जने, या तो आरओसी, राइट, या फिर कौन करते हैं? लिक्विडेटर काम, राइट। कौन काम करता है? या तो आरओसी काम कर रहा होता है या फिर लिक्विडेटर काम कर रहे होते हैं, राइट। अब आरओसी और लिक्विडेटर क्या करते हैं? लिक्विडेटर बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, जब भी वाइंडिंग अप की सिचुएशन वगैरह राइज हो रही होती है तो ये लिक्विडेटर कर रहे होते हैं। यानी कब होता है? जब भी या फिर लिक्विडेशन का जब भी काम हो रहा होता है। कौन रोल प्ले करता है इसके लिए? सीए या फिर सीएस या फिर सीएमए इसका रोल प्ले कर रहे होते हैं। क्लियर? और वहीं अगर मैं बात करती हूँ आरओसीज की, राइट, तो आरओसीज कितने हमारे पास आज के टाइम पे है या क्या है? तो मैं आरडी बात करूं तो टोटल वी हैव 7 आरडीज। और हाउ मेनी आरओसीज? उन 7 आरओसीज के, आरडीज के अंदर कितने आरओसीज है? 25 आरओसी है, राइट। अब क्यों? क्योंकि एक आरडी भी अकेला अकेला तो काम नहीं कर सकता ना, तो इन्होंने जोन्स के हिसाब से क्या बांट दिए हैं? आरडीज बांट दिए कि हर जोन का ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट हो गया या नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो ऐसे बना के इन्होंने कितने कर दिए हैं? 7 आरडीज बना दिए हैं, राइट। और अपने अपने उसमें कवर कर दिया, और फिर इनके अंडर में अलग अलग आरओसीज कवर हो रहे होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इसकी आरडीज की, तो कितने आरडी है हमारे पास में? 7। किस तरीके से डिवाइड है? नॉर्थ जोन, ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट लिख देते हैं, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। मिल गए 7। नॉर्थ की बात की जाए तो ये है दिल्ली में, हम पे कौन सा एप्लीकेबल होगा? दिल्ली, हम यहीं पे कवर होते हैं। साउथ में चेन्नई, ईस्ट में कोलकाता, वेस्ट में मुंबई, नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग, नॉर्थ वेस्ट में अहमदाबाद, और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो हैदराबाद। सेम क्या हमारे बात करूं तो क्या कहीं ना कहीं ऐसे ही कुछ कुछ हमारे अपने खुद के भी है क्या? आईसीएसआई के भी इसी तरीके से बटे हुए हैं वहां पर थोड़े और भी ज्यादा है। तो जैसे हमारे लिए कौन सा चैप्टर, जो जयपुर चैप्टर, वो किस में कवर होता है? दिल्ली में ही कवर हो रहा होता है। इसमें किसी को भी डाउट? अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं एनसीएलटी से भी एग्रीड हो जाऊं तो मैं कहीं जा सकती हूँ क्या? एनसीएलटी से भी मैं एग्रीड हो जाऊं तो मैं कहीं जा सकती हूँ क्या, या कहीं केस खत्म वहीं पे? सुप्रीम कोर्ट। तो क्या पिक्चर में हाई कोर्ट आया क्या? क्यों नहीं आया? एनसीएलटी इज इक्वल टू हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जैसे हम लोग आज कुछ भी एग्रीड होते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं ना, तो एक तरीके से
तो ये जो हमारा एनसीएलटी वो किसका रोल प्ले कर रहा है, उस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, ये हाई कोर्ट का और ये सुप्रीम कोर्ट का। तो ये ध्यान रखना, कभी भी कंपनीज एक्ट में हाई कोर्ट जैसी वाली चीज नहीं हो रही होती है। क्लियर, इसमें कोई डाउट? चलिए अब हम बात करते हैं अपना बेसिक स्टार्ट करना एंड ऑल। ठीक है, अब हम बात करें सिंपली कौन से चैप्टर की, हमारे फर्स्ट चैप्टर की। देखो फर्स्ट चैप्टर क्या बता रहा है, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, जो ऑलमोस्ट चीज हम लोग वैसे भी पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं समझ चुके हैं। तो देखो क्या बोल रहे हैं ये इसके अंदर, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट चैप्टर यहीं से शुरू हो रहा है। तो देखो अगर मैं यहाँ फर्स्ट चैप्टर की बात करूं तो जो कुछ काम का है, इन्होंने सबसे पहले जो हमें दिखाया है, दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा करूं, विजिबल, राइट। देखो अगर मैं यहाँ की बात करती तो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या बताया है, हमें सिर्फ एक जर्नल कंसेप्ट और प्रिंसिपल समझाया कि कंपनी लॉ का प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली कंपनी लॉ का प्रिंसिपल क्या है, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन करना। यहाँ पे मैं मेन बात करूंगी किसके लिए, 2013 से लेके पकड़ के बातें चलूंगी। बाकी हाँ एक बार मैं पुरानी पिक्चर भी दिखाऊंगी आपकी, राइट, और फिर वापस से हम लोग किस पे आ जाएंगे, नए पे, कि क्यों नीड पड़ी थी हमें। बट अगर अभी मैं 2013 की बात करूं तो वो किससे रिलेटेड काम कर रहा होता है, इन्वेस्टर के सोच के ही सारी काम कर रहा होता है। फिर प्रॉपर्ली क्या बैकग्राउंड दिखेगा क्या हमका, जैसे मैंने क्या बोला, इसको हल्के से बैकग्राउंड में लेके जाऊंगी ताकि एक्चुअली इसका मोटिव समझ में आया कि क्यों रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट हमें पड़ रही थी। फिर पता चलेगा एजेंसीज क्या होती है, अंडर एमसीए हमारी कौन कौन सी कवर होगी या क्या है। एजेंसीज में बेसिकली हमारा जो ई गवर्नेंस वाला टॉपिक है प्रॉपर्ली वो कवर हो रहा होगा, कि कैसे फाइलिंग हो रही होती है कोई भी डॉक्यूमेंट, जरूरी नहीं है सिर्फ इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे भी। जैसे कि अगर आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा, हम लोगों ने अपना कोई भी एग्जाम पहले दिया है उसी सेम इंस्टीट्यूट पे या फिर उसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हम लोग वापस से जब क्या करते हैं, फाइलिंग कर रहे होते हैं अनदर की, तो क्या प्रिफिल्स आ जाते हैं क्या कई बार, यानी पहले से कुछ जो डेटा होता है ऑलरेडी फिल वगैरह होके आता है क्या, या क्या होता है ना ये वाली चीज। जैसे अगर आप लोगों ने अपना क्या किया होगा, अब सेकेंड ईयर का भरा होगा या क्या है, तो ऑलरेडी आपने जो फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन होगी, यानी आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन वाला आपका नेम ये है, आपके फादर्स नेम एड्रेस अपने आप आ रहे होंगे। सेम आपने सी सेट दिया था, अब आप क्या करोगे, आप जैसे ही फिल करोगे कौन सा फॉर्म, अपना अपना एग्जीक्यूटिव का यानी अपने इसका दोगे, तो आपके अपने आप क्या है, कई कंटेंट फिल करना, आपको कौन सी डिटेल डालनी होगी, सिर्फ सी सेट की डिटेल्स वगैरह इन करनी होगी। क्यों, क्योंकि वो उनके पास इतनी प्रॉपर्ली उसमें नहीं आ रही होगी ना। तो कुछ ऐसी चीजें होगी। सेम एप्लीकेबिलिटी, प्रॉपर वेबसाइट के बारे में और उसके फीचर, कौन सी वेबसाइट आ रही है, अब समझ में आया मैंने इंट्रो को क्यों पकड़ा हुआ था ये वाली चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं फर्स्ट चैप्टर में हमको ये बेसिक बातें ही सिखाना चाह रहा है। सर्विसेज क्या है और पी रिक्वायरमेंट्स या पी रिक्वेजिशन क्या रह रही होती है। क्लियर। फिर उसके अलावा कहीं ना कहीं अगर इस चैप्टर में कोई चीज कवर होती है तो वो क्या कवर होती है, हम लोगों के लिए, कि वही अगर हम लोग कंपनी लॉ क्या है उसकी हिस्ट्री डेफिनेशन हम लोग कवर कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स वाली चीज आ गई, अब यही कैरेक्टरिस्टिक कहीं ना कहीं सेकंड चैप्टर पे भी कवर हो रही होगी, तो मैं मिला जुला के एक ही जगह वो सारा कवर कर दूंगी, राइट। तो जो कवर अगर वहां नहीं होगा तो मैं पूरा एक ही जगह ला दूंगी ताकि अपना एक साथ ही वो कंटेंट कवर हो जाए। ठीक है, उसके अलावा अगर वो चीज होती है तो उसमें क्या होता है, सेम कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक के साथ ही मैं आपको क्या सिखा दूंगी, लिफ्टिंग सिखा दूंगी कॉर्पोरेट विल की, कि आपकी जो कॉर्पोरेट है यानी ये जो कंपनी बनी हुई है, कि समटाइम्स इसका क्या है, जो एक्चुअली जो सेपरेट लीगल एंटिटी हम लोग बचपन से पढ़ के आए हैं, एंटिटी का जो हमारे कंपनी का मेन फीचर है वो कैसे रिमूव हो जाएगा, किन किन सिचुएशन में लिफ्ट किया जाएगा, वो ये। उसके अलावा हमारे जब भी हम लोग इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो हमारे क्या चीजें होती हैं, दो चार्टर डॉक्यूमेंट आते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं,
दो चार्टर डॉक्यूमेंट, एमओए और एओए, जिसके अंदर एक्चुअली सब कुछ उसके बारे में लिखा हुआ होता है। और ये अज्यूम किया जाता है या ये एक्सपेक्ट किया जाता है एक आउटसाइडर से कि जब भी तुम मुझसे डील करो यू शुड रीड दैट कंटेंट। यही होगा। जैसे कि अगर अपन ने कई बार देखा होगा, कई बार हमें बोलते हैं क्या कि है ना, हमें कभी भी बिना पढ़े कोई चीज साइन नहीं करनी चाहिए, बट वहीं हम लोग कई बार बैंक अकाउंट खोलने जा रहे हैं या इंश्योरेंस करवा रहे हैं, कोई भी चीज जो बहुत बड़ा कंटेंट होता है, तो क्या कहते हैं, मैडम यहाँ टिक कर दीजिए, यहाँ टिक कर दीजिए। क्या हम एम्प्लॉयड मान लेते हैं क्या उसकी सारी बातें? जबकि क्या ऐसा करना चाहिए क्या हमें? नहीं ना, क्योंकि इट्स अ सब्जेक्ट टू द रिस्क, वी हैव टू रीड इट, राइट? तो सेम हम ये मानते हैं कि अगर आपने बिना पढ़े कर लिया तो इट्स नॉट माय फॉल्ट, आपको पढ़ के आना चाहिए था। तो उसी केस में कुछ डॉक्ट्राइन्स हमको पढ़ने पड़ रहे होंगे। तो देखो टोटल कितने डॉक्ट्राइन हो गए, 1 2 3 4। ऑल दो 4 है, होने में 5 भी मिल सकता है, ऑल्टर ईगो वाली जो चीज आ रही होती है। तो ये कुछ टाइप के डॉक्ट्राइन पढ़ेंगे। और डॉक्ट्राइन क्या होता है? प्रिंसिपल्स जो इम्प्लाइड करे ही करे जा रहे होते हैं। और फिर मेन वही कि हमने ये जो एमसीए 21 के जो देखे थे, सेम उसके इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट क्या राइट। तो ये इस पहले चैप्टर में समराइज हो जाएगा। अगर पहले चैप्टर के मैं अब काम की बातें बोलूं, राइट, अब मेरे सब्जेक्ट में तो स्पेशली औरों के में हो या ना हो, हमेशा हमें सबसे मेन क्या है, इंडेक्स याद रखना बहुत जरूरी होता है। कौन सा इंडेक्स मैम? ये कि हमारे 19 चैप्टर है, अरे वो तो तुमको याद हो ही जाएंगे, पर इंटरनल इंडेक्स बहुत जरूरी है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इंटरनल इंडेक्स याद कर लेते हो तो आपको क्या याद हो जाता है, पूरा कंटेंट याद हो जाता है, और आपको अपने आप पता चल जाएगा उसमें हर बात आपको कौन कौन सी याद रहती है, कौन सी याद नहीं रह रही होती। तो अपने आप एग्जाम में वो पढ़ते आ जाएगा, अच्छा ये टॉपिक यहाँ कवर हो रहा था, यहाँ पे ये चीज आनी चाहिए। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे आगे चलते हैं, इसके रिलेटेड क्या काम आ रहा है। ठीक है, ये देखो, अगर मैं इसकी हिस्ट्री बताऊं, मैम क्या ये हिस्ट्री याद करने की जरूरत है? आंसर इज रियली नो, कोई जरूरत नहीं हमको, केवल ये कंटेंट में है इसलिए है, एमसीक्यू में भी एज सच रिलेवेंट नहीं बन रही होगी। फिर भी देखते हैं क्या बोल रहा है कि इंडियन हमारा जो कंपनीज एक्ट है, एक्चुअली उसका हिस्ट्री क्या है, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है। अर्लियर जो था वो कैसे आया, आप देखो 1850, 57, 60, 66, 1913, यहां से फिर भी हमारा अभी तक क्या ये कंपनीज का रूप ले चुका है क्या? नहीं, अभी तक तो ये क्या है, जॉइंट स्टॉक के रूप में ही काम कर रहा है, किसी और तरीके से ही काम कर रहा है। यानी अर्लियर इट वाज क्या, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ईयर याद करने की जरूरत है? आंसर इज नो। सबसे पहले ये किस तरीके से काम करता था, जॉइंट स्टॉक एक्ट के रूप में काम आया कंपनी के। तो इसके अंदर कंपनी से रिलेटेड इवन कौन कौन से उस पर रेगुलेशन होना चाहिए, लिमिटेशन, सब चीजें आ रही थी। फिर इसमें इन्होंने बैंकिंग और इंश्योरेंस को भी कवर करना शुरू किया। तो देखो ये धीरे धीरे एक्ट इन्होंने बढ़ाया, स्कोप इंक्रीज करना शुरू किया। अब जैसे कई बार क्या होती है, अब जैसे तुम्हारी कोई, तुमने नोट्स बनाए, अब मैं डेली कोई नई नई चीजें बताती जाऊँ तो तुम क्या करोगे, अरे मैम आपने बीच में बता दिया, अच्छा मैं कहूँगी कोई बात नहीं, पेज काट के चिपका लो। मैं बीच बीच में इंसर्ट कराती जा रही हूँ तुमसे पेज। तो मुझे बताओ तुम्हारी वो नोटबुक है वो बल्की हो गई है क्या बहुत ज्यादा, और उसमें वो इररिलेवेंट चीजें भी बहुत ज्यादा हो गई और रिलेवेंट चीजें भी होगी, जो बिखरी बिखरी भी रह रही होगी। तो इस मच बेटर ना हम एक नई नोटबुक बनाने, नई तरीके से सही चीजें लिख ले। तो दैट इज कॉल की जब भी पूरा एक्ट रिप्लेस हो जाता है। तो ये धीरे धीरे करके आ रहा था, और फिर प्रॉपरली एक्ट आया कब, 1913 के अंदर एक्ट लाया गया। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि हमारा सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में थे हम लोग, और फिर आए कंपनीज एक्ट 1913 में। हमारा सबसे पहले कंपनीज एक्ट कब आया, 1913 में आया एक तरीके से। यानी अगर मैं इसकी बातें करूं तो अर्लियर इट वाज, अब मैंने यहाँ पे एक भी ईयर याद नहीं करा है, राइट। देन मैं बोलूंगी कंपनीज एक्ट 1913 में इसकी स्टार्टिंग हुई। देखो क्या बोल रहा है, इंक्लूड्स द फंक्शंस। अब इन्होंने प्रॉपर्ली डायरेक्टर्स के बाद में मैनेजिंग एजेंट्स कौन होते हैं, यानी डायरेक्टर के अलावा कोई मैनेज कर रहा है तो मैनेजिंग एजेंट कौन होंगे। उसके अलावा अगर कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो जाती है तो कौन कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा, गारंटी सिक्योरिटी, और अगर पीएफ वगैरह से रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक इन्होंने इंसर्ट करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे जाके इन्होंने और चीजें कवर करी, जिसको 1956 बना, 36 आया और 56। तो अगर अब मैं पिक्चर में बोलूं तो सबसे पहले हमारे लिए जॉइंट स्टॉक आया, सेकेंड 1913 आ गया, और फिर जो हमारा जस्ट प्रीवियस वाला था 1956
1956 कवर हुआ। अब 1956 में ना कुछ चीजें कहीं काफी सारी चीजें, और हम लोग कॉपी कैट तो थे ही ना, तो हम लोगों ने देखो इंडिपेंडेंस आ गई क्या, तो मेन हमारा यहीं से कवर हुआ क्या, आ चुकी है। और हमारे सारे एक्ट्स कैसे थे, कॉपी किए हुए सारे के सारे, तो कई चीजें हम पे एप्लीकेबल भी होती थी और कई चीजें एप्लीकेबल नहीं भी होती थी। तो उस टाइम पे हमारे पे जो थे 670 सेक्शंस एप्लीकेबल थे। कितने सेक्शंस एप्लीकेबल थे, 670। और आज के टाइम पे ओनली हमको कितने पढ़ने पड़ रहे हैं, केवल 400 समथिंग सेक्शन ही पढ़ने पड़ रहे हैं। तो यानी कितना फर्क पड़ गया ना हमारे उसके अंदर, जहां वहां पे हमारे कितने चैप्टर्स थे, 15 चैप्टर्स थे, सॉरी स्केड्यूल से, और जबकि आज कितने रह गए हमारे पे, केवल 7 स्केड्यूल्स में रह गए हम लोग, यानी आधा कम कर दिया कंटेंट कहीं ना कहीं। तो क्या कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन किया, जहां पे बहुत रिजिड बना हुआ था अब बहुत रिलैक्स्ड बन गया, राइट। यहाँ पे किसके बेनिफिट है, जहां पे हर चीज के लिए हमें किससे परमिशन लेनी पड़ रही थी, हर चीज से गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ रही थी, विदाउट ऑफ गवर्नमेंट परमिशन रिक्वायर्ड ही नहीं हो रहा था कोई भी काम। जब अब यहाँ पे क्या बोला है, परमिशन आपको किसकी, अप्रूवल किसका लेना है, जहां पहले गवर्नमेंट अप्रूवल था अब शेयर होल्डर अप्रूवल हो गया। और गवर्नमेंट को कैसे बताएंगे मैम, गवर्नमेंट ने कहा हमें तो बस डिस्क्लोजर दे दो तुम। डिस्क्लोजर मतलब इन्होंने कहां पे अपना पंजा घसीटा, कि आप जहां पे भी आपको डिस्क्लोजर यानी रिपोर्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए, यानी एनुअल रिटर्न्स में आरओसीज को इन सबको प्रॉपर्ली रिपोर्ट ढंग से करते जाओ। अब जहां पे पहले फाइन की वैल्यू बहुत कम थी, तो इन्होंने अब 13 में आया है तो पैसे की वैल्यू चेंज हो गई ना, तो इन्होंने फाइन एंड पेनल्टीज की वैल्यू क्या कर दी, इंक्रीज कर दी गई। और इतना सिंप्लीफाई तरीके से बनाना शुरू किया इसको, क्योंकि अर्लियर जो कौन सा था 1956 था, इट रियली वेरी वेरी हार्ड, इसका इंटरप्रिटेशन इजीली निकलना ही बहुत मुश्किल था। जबकि अब इन्होंने क्या किया, थोड़ा कंपैरेटिवली उसको इजी लैंग्वेज में ड्राफ्ट करके दिया है, राइट। एंड देन उसके अलावा क्या चीज करी उन्होंने इस तरीके से इसको बनाया कि अगर कोई भी चीज इसमें अमेंड करनी है तो वो इजीली क्या हो पा रही हो, इंसर्ट हो पा रही हो। क्लियर। तो देखो इन्होंने क्या किया है, 56 में इसके अपने स्कोप को बढ़ाया कि इन्होंने और कंपैरेटिवली किया, और फिर आया कौन सा 2013, इन्होंने देखो क्या बनाया है, एनकरेज किस चीज को किया है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी हो। और वो ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, बाय डिस्क्लोजर। आपको हर चीज, इन्होंने डिस्क्लोजर पे बहुत ज्यादा जोर दिया कि हर चीज डिस्क्लोज करते रहो। कहां कहां पे, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करो, बोर्ड रिपोर्ट जमा करानी होती है आरओसी को, राइट। आप एनुअल रिटर्न्स में डिस्क्लोजर दो, अब वो मेंबर्स के पास भी जारी होगी, आरओसी के पास भी जारी होगी, यानी हर चीज पे डिस्क्लोजर पे बहुत ज्यादा जोर दे दिया। यानी इन्होंने अप्रूवल तो बहुत इजीली देना शुरू करवा दिया, बट ट्रांसपेरेंसी बोल दिया। और हाई स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कैसे स्टैंडर्ड यूज करें, हाई स्टैंडर्ड, यानी कैसे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस में हो। अब बेस्ट प्रैक्टिस के लिए इन्होंने क्या किया, जो इंटरनेशनली अडॉप्टेड थे, यानी केवल हमारे यहीं पे नहीं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अडॉप्टेड किए गए, उन्होंने वो सारे प्रिंसिपल्स यूज करना शुरू किया ताकि वो यूनिफॉर्मिटी आए। और इवन पूरे वर्ल्ड में इंडिया की जो प्रैक्टिस है इस मामले में सबसे अच्छी मानी जाती है गवर्नेंस के मामले के अंदर। इसमें कोई डाउट, देखो अब आती है कमिटीज, कोई भी चीज आती है तो कल क्या मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए थे कुछ भी, कि पहले ड्राफ्टिंग होती है फिर फर्स्ट रीडिंग हो रही होती है, यानी क्या भिड़ते ही ऐसे बन जाता है, आंसर इज नो। सबसे पहले कमिटीज वगैरह बनती है, फिर उनकी फिर वो इसके बारे में लिख रहे होते हैं। तो अर्लियर कौन सी थी, जिन्होंने स्टार्टिंग में जो 1956 वाला था वो कौन लेके आया था हमारे लिए, अब यहाँ पे केवल 2 कमिटी मेजर रहेगी, राइट। एक तो 1956 के लिए कौन सी आएगी हमारी, भाभा कमेटी, और वहीं अगर जो मेन मुझे देखनी है 2013 के लिए वो कौन सी है, जे ईरानी कमेटी, राइट। किनके नाम पे रखा गया है कमिटीज का नाम, जो एक्चुअली उनको हेड करते हैं, जो चेयरमैन होते हैं ना, उनके नाम पे ही उनकी कमेटी का नाम रख दिया गया है। तो ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर कोई चीज है, तो यानी क्या चेयरमैन ढूंढना बहुत इजी हो गया क्या अब हमको, अब हमें पता है ईरानी कमेटी लेके आया था कौन 2013, तो यानी इसको हेड कौन कर रहे थे, मिस्टर ईरानी। अगर जे याद आ जाता तो वेल एंड गुड है, नहीं तो जे ईरानी इनको कर रहे थे, ठीक है। तो मैं बाकियों के बारे में इतना नहीं पढ़ूंगी, जैसे यहाँ पे भाभा कमेटी के लिए देखो इसकी चेयरमैनशिप किसके पास थी, सीएच भाभा के पास में, राइट। तो हम इसको ज्यादा नहीं करेंगे, हमें मेन कौन सी देखनी कमेटी, ईरानी कमेटी। मेन कौन सी कमेटी आई, अपनी प्रॉपर, अब देखो कब आया था,
2005, बट एक्चुअली कब आया? 2013। क्या इसने बहुत लंबी जर्नी तय की है क्या? रियली बहुत लंबी जर्नी तय करी। क्यों? क्योंकि हमने पहले बोला था ड्राफ्टिंग कैसे होता है, क्यों करना पड़ता है। जब भी हमको कोई भी इश्यूज वगैरह क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं क्या है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके लेके मैटर देखते हैं। फिर मैटर को लेके हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं किन किन चीजों के लिए बनाना है, फिर कमेटी फॉर्म करते हैं। और फिर कमेटी उसके अंदर से क्या कर रही होती है, बना रही होती है। अब वो जैसे ही ड्राफ्टिंग करेगी, वो सबसे पहले किसके सामने रखेगी? पब्लिक के सामने रखेगी। अब पब्लिक में मेन कौन होता है? पब्लिक में जो मेन होता है वो कौन होगी? जनरल पब्लिक के अलावा मेन जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं। यानी वी कैन से कि इसके अंदर कौन किन के सामने रीडिंग पे आएंगे? जितने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है उनके हेड्स वगैरह आ गए, जो भी यूजर्स होंगे इनके, राइट, यानी कितने सीए वगैरह, ये सारे यूजर्स है, सीएस वगैरह, यानी जितने भी प्रोफेशनल पर्सन होंगे। आप सब अपना इनपुट डालोगे क्या उसके अंदर? या तो कोई चीज को सजेशन दोगे कि सर ये कीजिए, ये ज्यादा अच्छा है, या किसी चीज का ऑब्जेक्ट करोगे कि ये अच्छा नहीं है, या ये चीज। तो आप सबकी राय को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, फिर प्रॉपर्ली ड्राफ्टिंग की जाएगी। तो अभी तो ये क्या बना? प्रॉपर एक्ट बन गया क्या? आंसर इज नो। इट्स जस्ट अ रूल बुक राइट नाउ ना। और रूल बुक कहाँ जाएगी? अब दोनों हाउसेस में जाएगी। और वहां पे तो कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये हम बहुत अच्छे से जानते ही है, कितने इजीली वो हमारी बात सुन के कंसेंट देते थे। तो उनकी कंसेंट टाइम टेकिंग होती है क्या? पहले वो देखते हैं, फिर कुछ भी उन्होंने अपने कमेंट्स दिए तो वो वापस से हमें इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं। देन धीरे धीरे करके वो पास हो रहा होता है। तो अगर मैं बात करती हूँ किसकी? ईरानी कमेटी की। तो ईरानी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी किसके थ्रू? डॉक्टर जे जे ईरानी। कौन थे ये मिस्टर जे जे ईरानी? वो बेसिकली टाटा सन्स जो है उनके कौन थे? डायरेक्टर थे। यानी क्या कोई एक नॉर्मल पर्सन थे क्या मिस्टर जे जे ईरानी? यानी एक डायरेक्टर, वो भी टाटा सन्स के, बहुत बड़ी इंडियन कंपनी, जो एक्चुअली काम कर रही है और उसको पता होगी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही होती है। तो वो इनके क्या बने? चेयरमैन बने। और जिन्होंने टास्क किया था टू एडवाइस करना, इनका मेन काम क्या था? एडवाइस करना। क्यों? क्योंकि खुद थोड़ी बना सकते, ये तो गवर्नमेंट को बना के दे देंगे, पास तो गवर्नमेंट ही करेगी ना पार्लियामेंट में बैठ के। तो ये एडवाइस करेंगे कि प्रॉपर एंड प्रपोज करेंगे रिवीजन करना, किस चीज के लिए? 1956 वाला जो एक्ट था उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो वो चीजों के लिए हम एडवाइस कर रहे हैं कि किन किन के लिए प्रपोज रिवीजन। प्रपोज रिवीजन मतलब कि किन किन को रिवीजन होना चाहिए। तो ये क्या उन्होंने, किसने बताया? प्रॉपर जे जे ईरानी की कमेटी ने बनाया। और इस कमेटी का नाम क्या था? जे जे ईरानी कमेटी थी। इसमें कोई डाउट? इसको, इन चीजों को हम लोग चाहे कल लिख भी लेंगे, बट एक बार नॉर्मल समझ लेते हैं। अब बात करूं अगर मैं इस कंसेप्ट की, या क्या है, तो मैंने यही बोला कि स्टार्टिंग में क्या था, कौन आए पिक्चर में हमारे? देखो, मिस्टर जे जे ईरानी आए क्या? दिसंबर 2004 के अंदर। अगर उससे भी पहले लगू तो मैं क्या बोल रही हूँ, एक कंसेप्ट आया प्रॉपरली, इसी के लिए उन्होंने कहा कि यार बहुत दिक्कत होती है हम लोग को कि पब्लिक को फॉर्मेट करा, एक्सपोज फॉर पब्लिक विंग। मैंने यही बोला था, पब्लिक विंग के लिए जा रहे होते हैं हम लोग, राइट, कि प्रॉपरली किस तरीके से, क्या उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अच्छे से आ गया है क्या? तो अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या बहुत ईजी हो गया क्या एनलार्ज कर सके, या पब्लिक की रेंज इंक्रीज हो गई हमारी कि वो अपना इजीली क्या करे, अपना रिस्पॉन्स हमें दे पाए। तो ने नॉल्व किया। और ये कब लाया? सबसे पहले पिक्चर में आया 2004 के अंदर 4 अगस्त को। ये सारी डिटेल और कंटेंट में कल नोटेड डाउन कराऊंगी। इन्होंने प्रॉपरली पब्लिश किया कि क्या, वेबसाइट के थ्रू कि जितने भी अफेयर्स है हम उसे क्या करना चाहते हैं? रिवीजन करना चाहते हैं। क्या करना चाह रहे हैं? रिवाइज करना चाह रहे हैं। तो जो भी अपने क्या करना है, कोई बात कहनी चाहती है कह दो। क्लियर? जैसे ही उन्होंने क्या किया, वेबसाइट पे, कौन सी? एमसी की वेबसाइट पे ये बात लिखी कि हम क्या करना चाह रहे हैं, एक्ट को रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप अपनी बात बोल सकते हो। अब एक्ट पे देखो, अब एमसी की वेबसाइट तो बहुत लोग पे, पर मेन इसके अंदर कौन होंगे? जितने भी बड़े लोग होंगे या फिर हमारे प्रोफेशनल्स होंगे। तो उनके पास लार्ज नंबर पे कमेंट्स से सजेशन रिसीव्ड हुए। देन उन्हें लगा वाकई इसमें तो अमेंडमेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ गई, चेंजेस की रिक्वायरमेंट आ गई है। तो तब इन्होंने दिसंबर के अंदर क्या करी, कमिटी फॉर्म की है। कब कमिटी फॉर्म हुई है? दिसंबर के अंदर। और इसको क्या बोला गया है? एक्सपर्ट कमिटी बोला गया। एक कमिटी बनाई एक्सपर्ट्स की, और इस कमिटी को हेड किया मिस्टर जे जे ईरानी ने, और इसीलिए उसका नाम पड़ गया ईरानी कमिटी। इनका मेन टास्क क्या था? गवर्नमेंट को रिवाइज करने के लिए बोलना कि क्या है और किस तरीके से। मेन ऑब्जेक्टिव सिंपल तरीके से, रिजिड नहीं होना चाहिए, राइट, कि सिंपली तरीके से रिवाइज करना। ऐसा नहीं है कि आपने वापस इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि लोग इसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे। तो यानी अगर मैं बात करूं, पहला एडवाइस करना हो गया क्या? यही हुआ क्या? पहला पहला एडवाइस हुआ।
सेकेंड, इन सिंपल वे, इन्होंने सिंपल वे में ही इसको रिवाइज करना चाहा क्या? देन एबल टू एड्रेस चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द नेशनल इंटरनेशनल सिनेरियो, और चेंजेस कैसे लेके चलाए? वो जो चेंजेस लाने थे उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को लेके आए और अडॉप्ट किया इंटरनेशनल बेस्ट प्रिंसिपल। तो मैंने यही बोला था, क्या क्या अडॉप्ट किया इन्होंने? इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लिया गया इन्होंने इसके लिए, ताकि बहुत अच्छे से काम हो पा रहा हो। और प्रॉपरली इन्होंने क्या बनाया इसको लास्ट में? फ्लेक्सिबल बनाया। क्या क्यों बनाया फ्लेक्सिबल? ताकि फ्यूचर में कोई भी चेंज हो तो इजीली इनकॉर्पोरेट हो जाए, ज्यादा माथापच्ची ना करनी पड़े। तो देखो फ्लेक्सिबिलिटी फॉर टाइमली इवोल्यूशन, यानी फ्यूचर में कभी भी चेंज करना है ऑफ न्यू अरेंजमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवर चेंजिंग बिजनेस मॉडल। और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया है? प्रॉपर बना के अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। रिपोर्ट सबमिट कब करी इन्होंने? देखो 2005 में ही, 4 में दिसंबर में तो दी इन्होंने, कितना जल्दी काम कर लिया ना अपना। मई के अंदर रिपोर्ट भी सबमिट कर दी 2005 में ही, बट स्टिल 2013 तक की जर्नी पास करनी पड़ गई हमको, राइट? तो इन्होंने क्या किया, और रिपोर्ट में इन्होंने प्रॉपरली रोड मैप दिया, और रोड मैप में क्या बोला कि ये फ्लेक्सिबल होगा, ये डायनामिक होगा, और यूजर फ्रेंडली हो रहा होगा। और रिपोर्ट सबमिट करी, और रिपोर्ट में मेन बात क्या करी इन्होंने, यानी इन्होंने क्या प्रोग्रेसिव अप्रोच करी और विजनरी कंसेप्ट किया। इन्होंने क्या सिग्निफिकेंट जो चेंज किया, रिकमेंड क्या मेन किया कि हमें शिफ्टिंग करनी चाहिए, किसमें? गवर्नमेंट अप्रूवल से किसमें शिफ्ट हो जानी चाहिए हम लोग? यही बात करी थी कि अपन ने कि हमें शेयर होल्डर अप्रूवल में हो जाना चाहिए। और प्लस बस मेन क्या देखना, हमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देखनी है, क्या कि प्रॉपर डिस्क्लोजर होते रहना चाहिए। इसमें किसी को भी डाउन, यानी एक बेसिक कंसेप्ट है। तो कल आते ही हम इसको पहले नोटेड डाउन करेंगे और फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी एक्चुअल कंपनी लॉ की जो हमें करनी है। तो आज करते हैं अपन इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।